अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक्स के बारे में। जो पेशेंट्स को सडन अटैक्स होते हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, क्या क्या वजह है उसकी, और स्ट्रोक्स जो है वो क्या क्या उसकी टाइप्स हैं, ब्रेन में है, कहाँ पर स्ट्रोक्स जो हैं वो कॉज हो रही हैं और हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और इसकी वजह से हम कौन कौन सी जो डिसऑर्डर्स हैं वो देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रोक जो है वो तब होता है जब भी हमारा जो ब्लड फ्लो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आती है। हमारे अगर फॉर एग्जांपल हमारे हार्ट तक जो है वो ब्लड नहीं जा रहा तो हार्ट अटैक जो है वो कॉज हो सकता है। सिमिलरली अगर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, उधर ब्लड सही से नहीं जा रहा तो पेशेंट को सडन अटैक्स मिलते हैं। वो सडन अटैक स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकते हैं, वो सडन अटैक ब्रेन में भी हो सकते हैं। अब ब्लड फ्लो में क्यों रुकावट आ रही है? कोई भी प्लैक बन गया है, कोई डिजीज हो गई है, कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई है, कोई ब्लड वेसल के अंदर डिसऑर्डर आ गया है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं जा रहा और ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो हमारे पास जो स्ट्रोक्स हैं वो अकॉज होते हैं। इनको हम स्पाइन अटैक्स भी कहते हैं और ब्रेन अटैक्स भी कहते हैं। हम बात करते हैं स्ट्रोक्स की क्या क्या टाइप्स हैं, तो हमारे पास तीन तरह की टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक्स आ जाती हैं। इस्कीमिया जो होते हैं वो हमारे पास ब्लड फ्लो का बिल्कुल स्टॉप हो जाना होता है, कि ब्लड जो है वो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, कोई प्लैक बन गया है, कोई क्लॉट बन गया है आर्टरी के अंदर, कि हमारे पास जो ब्लड है वो आ नहीं रहा, और जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उन पे सडन अटैक्स आ रहे हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास स्ट्रोक्स होते हैं वो इस्केमिक स्ट्रोक्स होते हैं। सेकेंडली हमारे पास आ जाते हैं मिनी स्ट्रोक्स या ट्रांस इस्केमिक अटैक्स। ये होता क्या है कि 24 आवर्स की ड्यूरेशन में हमारे पास रेगुलर इंटरवल पर अटैक्स आते हैं पेशेंट को, कि अगर एक है मतलब 5 o'clock हुआ तो नेक्स्ट हमारे पास मे बी 7 o'clock हो जाए, तो सडन अटैक्स होते हैं कि दिन में रेगुलर इंटरवल के टाइम ड्यूरेशन के साथ हमारे पास जो है ना वो स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं। थर्ड हमारे पास हेमरेजिक स्ट्रोक्स आ जाती हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक्स जो होती हैं वो हमारे पास ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की वजह से हो रही होती हैं, कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो रप्चर हो गई हैं, जिसकी वजह से वो टिश्यूज जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड कर रहे थे वो इन्फ्लेमेट हो गए हैं, उनके अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये जो हमारे पास स्ट्रोक होते हैं ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉज करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। तो ये जो स्ट्रोक्स होते हैं ये हमारे पास स्ट्रोक्स के साथ साथ ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी कॉज कर देते हैं। वो स्ट्रोक्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक्ट हो रहे हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक सडन अटैक कॉज कर रहे हैं, वो हमारे पास कंप्लीट भी हो सकते हैं और इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, लेकिन हाफ साइडेड, वन साइडेड, के एक साइड का आर्म है और एक ही साइड का हमारे पास लेग है। जबकि जो हमारे पास ब्रेन अटैक्स होते हैं वो हमारी एंटायर बॉडी को इफेक्ट करते हैं, हमारी स्पीच डिस्टर्ब हो जाती है, हम देख नहीं सकते हैं, और अगर हम देख रहे हैं तो हमें ब्लड विजन नज़र आ रही है, और हमारी डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस अटैक की वजह से, ब्रेन के अटैक की वजह से ख़राब हो जाती हैं। पेशेंट डिजीनेस का शिकार हो जाता है, पेशेंट को अगर कुछ नज़र आ रहा है तो ठीक से नज़र नहीं आ रहा, वो बोल नहीं पा रहा। और जो हमारे पास हैमरेजिक अटैक्स होते हैं और वो अटैक जो कि ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो हमारे पास पैरालिसिस कॉज करते हैं। पैरालिसिस कहते हैं कि हमारी जो बॉडी के जितने भी फंक्शंस थे वो लॉस हो गए हैं, बॉडी बिल्कुल ही काम नहीं कर रही। या पैरालिसिस, पैरालिसिस में होता है कि हमारे पास पार्शियल फंक्शन हो रहा है, मसल थोड़ा बहुत काम कर रहा है लेकिन एक नर्व बिल्कुल ही डैमेज हो गई है, मसल्स ने अपना कंट्रोल बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। तो ये हमारे पास ब्रेन अटैक्स जो होते हैं वो सीरियस इशू कॉज करता है। अब हम बात करते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स के रिस्क फैक्टर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेल के अंदर जो इसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो फीमेल से कम होते हैं, क्योंकि फीमेल के अंदर कुछ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ पोस्ट नेटल या बर्थ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो दैट इज़ वाई हमारे जो फीमेल है उनके अंदर हम ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक के और ब्रेन स्ट्रोक के एज कम्पेयर टू द मैन। और हम इसके रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं अगर हमारी आर्टरी में कोई डिजीज़ है, और ये एज पर डिपेंड नहीं करता, ये एल्डरली में भी हो सकता है और बहुत बूढ़े लोगों में भी हो सकता है, यंग वंस में भी हम देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे पास
वो फैक्टर जिनकी वजह से हम इसके चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, उनमें हमारे पास आ जाती है स्मोकिंग। वो लोग जो कि स्मोकिंग का इनटेक करते हैं उनके अंदर इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। देयरफॉर हम उनको रिकमेंड करते हैं कि वो स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल का इनटेक ना करें, कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस ना लें अपनी डाइट में। इसके अलावा वो एक्सरसाइज को मेंटेन रखें, कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से उनकी आर्टरी हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन ना करें, उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल का इनटेक कम करें, ताकि उनके अंदर जो हमारे पास ब्रेन अटैक या स्पाइन अटैक के चांसेस हैं वो कम हों। अदरवाइज ये जो चीज़ें हैं ये हमारे ब्रेन को बहुत अफेक्ट करती हैं और पैरालिसिस कॉज कर देती हैं। और पैरालिसिस जो है वो टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। परमानेंट को हम ट्रीट कर लेते हैं एक्सरसाइज के थ्रू और पेशेंट जो है वो अपने मसल्स को यूज़ में ले आता है। सॉरी, टेम्परेरी में जो पेशेंट है वो हम उसको एक्सरसाइज के थ्रू जो उसके मसल्स हैं उनको ठीक कर देते हैं और पेशेंट जो है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को रीगेन कर लेता है। लेकिन अगर एक पेशेंट को परमानेंट पैरालिसिस हो गया है तो उसके जो मसल्स के फंक्शंस हैं वो रिस्टोर नहीं हो सकते। सिम्टम्स होते हैं स्पाइन अटैक के और ब्रेन अटैक के, वो वेरी करते हैं। और जो हमारे पास स्पाइन अटैक के सिम्टम्स होते हैं वो हम अदर इलनेस के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज मसल स्पाज, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है पेशेंट को, वीकनेस इन द लेग्स, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये सब जो चीज़ें हैं ये हम दूसरे इलनेस में भी देखते हैं। देयरफॉर पेशेंट और जो डॉक्टर है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेशेंट को क्या कोई अदर इलनेस तो नहीं या उसको स्ट्रोक अटैक्स ही हो रहे हैं स्पाइन के। इसके अलावा जो हमारे पास स्पाइन अटैक्स होती हैं उनके अंदर पेशेंट को बहुत सिवियर और सडन पेन होती है उसकी नेक में और आर्म्स में। हम बात करते हैं कि ब्रेन अटैक्स के क्या साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास जो फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स होते हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं, मुंह जो है वो लटक सा जाता है, आर्म्स जो होते हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं, बहुत लिफ्ट कर जाते हैं डाउनवर्ड, उनकी स्पीच में मसला आ रहा होता है, डिजीनेस देखने को मिलती है, वो किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और उनका जो एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है वो लॉस हो जाता है, उनकी मेमोरी भी लॉस हो सकती है। हमारे पास अब क्या ट्रीटमेंट प्लान्स आ जाते हैं और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं डाइट अच्छी लेकर, एक्सरसाइज परफॉर्म करवा कर और अपनी जो दूसरी डिजीजेस का रिस्क है उनको ठीक करके, अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके, ज़्यादा इंटेक ना करें, डायबिटीज़ को मेंटेन करके, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए, हमें स्मोकिंग सेज़ेन करनी चाहिए, स्मोकिंग का इंटेक नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का इंटेक बंद करवाना चाहिए, पेशेंट को कोऑपरेट करना चाहिए डॉक्टर के साथ और डॉक्टर को भी पेशेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उसको एडवाइस करनी चाहिए, अच्छी एडवाइस देनी चाहिए, उसकी काउंसलिंग रिक्वायर्ड होती है। और जो हमारे पास स्ट्रोक्स होते हैं वो अल्टीमेटली हमें पैरालिसिस रिजल्ट करते हैं। तो जो पैरालिसिस है उसको ट्रीट हम जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो रोल प्ले करता है। फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो हीट और कोल्ड थेरेपी परफॉर्म करवाते हैं, बिकॉज के जो स्ट्रोक्स के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो स्पाइन अटैक है अगर, तो वो हमारे पास हॉट और कोल्ड की जो फीलिंग है वो उनके अंदर नहीं होती, वो कुछ फील नहीं कर पाते हैं कि क्या चीज़ गर्म है और क्या चीज़ जो है वो ठंडी है। देयरफॉर हम उनको हॉट एंड कोल्ड थेरेपी देते हैं, उनको बताते हैं कि उन्होंने हाउस होल्ड थिंग्स को कैसे यूज़ करना है। रिहेबिलिटेशन आ जाती है। रिहेबिलिटेशन जो होती है वो हम पेशेंट को परफॉर्म करवाते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इजीली परफॉर्म कर सके। इसका एम क्या है कि पेशेंट की मोबिलिटी लॉस हो गई है, पेशेंट की मोबिलिटी को गेन करवाए, पेशेंट जो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को भूल गया है उसको याद करवाया जाए कि उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, उसको ग्रूम करता है, उसको फीडिंग के बारे में बताता है कि उसने खाना पीना, ड्रेसिंग कैसे करनी है, ये सब रिहेबिलिटेशन के अंडर आ जाता है।